सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो बुक है वो बहुत ही अमेजिंग है और हमारी थिंकिंग हैबिट से ही रिलेटेड है। तो बुक का नाम है थिंक फास्ट एंड स्लो और लिखी गई है डेनियल कैनमैन के थ्रू, राइट। और इसमें जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सीखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन फ्यूचर, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट जो इस बुक के अंदर मैंने सीखा, ह्यूरिस्टिक के बारे में सबसे पहले पेज पे ही समझाया गया है कि यार इससे ही पूरी बुक रिलेटेड है। तो सबसे पहले पॉइंट ही क्लियर कर लो। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी काम करने के लिए हमारा ब्रेन जो शॉर्टकट्स ढूंढता है, जो मेंटल शॉर्टकट्स ढूंढता है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उस काम को निकालने के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स, राइट। और उसके बाद में हमारे ह्यूमन ब्रेन के 2 मोड्स के बारे में बात करी गई है। सबसे पहला फास्ट मोड, फास्ट या इंट्यूटिव मोड, जिसमें आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और दूसरा मोड है स्लो और रैशनल मोड, जिसमें हम सोचते हैं, तसल्ली से ध्यान देते हैं, चीज़ों पर डिटेल्स पे ध्यान देते हैं और उसके बाद में डिसीजन लेते हैं, राइट। और ये इस बुक में ये कहीं नहीं बोला गया है कि ये दोनों मोड्स आपको नहीं यूज करने चाहिए। इसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है कि फास्ट और स्लो दोनों थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप दोनों थिंकिंग को लेकर आप साथ में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा आता है और दोनों मिलकर एक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो बुक में मैंने समझा, इसमें ना डिटेल में समझाने के लिए राइटर ने एक एग्जांपल दिया था स्टोरी का, राइट। उन्होंने एक पॉन शॉप, उसका बारे में एग्जांपल दिया कि वहाँ पे आर्टिक, जहाँ पे एंटीक्स बिकते हैं ना, तो वहाँ पे एक बंदा था जो एंटीक्स कलेक्ट करता था। तो वहाँ पे वो एक स्टैचू लेके गया छोटा सा। तो जिस दुकान में वो गया पॉन शॉप में, वहाँ पे उसने सेल करने की कोशिश करी तो दुकानदार ने उससे 2 सवाल पूछे। यहाँ पे आपको समझ जाएगा इस बुक में पूरा क्या समझाने की कोशिश करी गई थी। सबसे पहला सवाल दुकानदार ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस स्टैचू की कीमत $25 से कम मिलनी चाहिए या ज़्यादा? तुम्हें क्या लगता है स्टैचू की कीमत $25 से कम है या ज़्यादा? तो जो बंदा लेके गया था उसने बोला कि इससे तो ज़्यादा ही होगी, राइट। तो दुकानदार ने उस बात को इग्नोर किया, उस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया उस आंसर पे, राइट। दूसरा सवाल दुकानदार ने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो बंदा पहले ही सवाल से इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसने फास्ट रिस्पॉन्स पे आंसर दिया $30। तो यहाँ पे आगे जो कंटिन्यू हुई ये स्टोरी, उसमें ये हुआ कि उसने $30 में उस दुकानदार को उसने सेल कर दिया वो एंटी। अगले दिन जब वो शॉप में गया तो उसी स्टैचू के ऊपर $200 का टैग लगा हुआ था और दुकानदार ने उसको बेवकूफ़ बना दिया ये 2 पॉइंट्स के अंदर ही। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। फास्ट में उसने क्या किया, उसने उसको माइंड में बिठा दिया बंदे के कि $25 का एक रेंज सेट कर दिया उसके माइंड में और उसके आंसर को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। दूसरे में क्या किया उसने उसने उसी से पूछ लिया कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, तो आपके उसके माइंड में ना एक रेंज बेस हो गया, तो उसने उसकी उसी ही रेंज के मैक्सिमम $5-10 ऊपर तक मांग लिया, राइट। तो $30 पे उसने क्लोज कर दी डील। तो यहाँ पे इस पूरी बुक का जो समरी है ना, आप इस पॉइंट से समझ गए होंगे, राइट। अगला पॉइंट जो है संक कॉस्ट फिलोसफी, संक कॉस्ट फैलेसी, राइट। इसमें समझाने की कोशिश क्या गई है, बेकार की संपत्ति पर बार बार इन्वेस्ट करते रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बेकार की संपत्ति कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार ना कुछ स्टॉक्स पिट जाते हैं, राइट। आप खरीदते हैं, उसके बाद में वो डाउन चले जाते हैं और 6-6 महीने तक गिरे रहते हैं। और आप क्या करते हैं, जब नीचे गिरे रहते हैं तो आप तब भी खरीद लेते हैं, सोचते हैं ये तो कभी बढ़ेगा और फिर वो और गिरता चला जाता है। तो बेकार की इन्वेस्टमेंट में और पैसे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं गलत जगह पर ज़मीन खरीद ली और आपको पता लगा कि यार ये तो मैंने महंगी खरीद ली, इससे सस्ती मिल रही है, तो अब और सस्ती के चक्कर में आप और खरीदते चले जाएं और एक टाइम के बाद में आपका पैसा पूरा डूब जाए। कभी भी कहते हैं ना, बिकी मतलब खराब चीज को बचाने के चक्कर में और पैसा नहीं लगाते रहना चाहिए, राइट। तो संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में समझाया गया। अगला जो चौथा पॉइंट था उसमें लिखा हुआ था आपको डिसाइड करना है कि ऑडियंस को कौन सी साइड दिखानी है। कुछ लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ लोग जो मार्केट में नई नई चीजें लेके आते हैं, अगर आपने न्यूज चैनल को देखा हो, न्यूज चैनल ना गलत साइड को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोग गलत साइड देखना ज्यादा पसंद करते हैं। गलत साइड को कैसे देखते हैं समझाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक सर्वे किया गया, उसमें उसके अकॉर्डिंग ये था कि ना एक मेडिकल प्रोसीजर में 90% चांसेस होते हैं किसी भी चीज उस मेडिकल प्रोसीजर में बचने के, सर्वाइवल के, और 10% चांसेस होते हैं डेथ के। तो इसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। अब न्यूज वाले कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक पॉजिटिव वे होता है प्रेजेंट करने का। वो क्या होता है पॉजिटिव वे प्रेजेंट करने का? ये होता है कि आप पेशेंट को सामने रखें, सामने बैठाएं, उससे पूछें कि इस जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस 90% है, क्या आप ये ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे? बंदे का आंसर चांसेस ज़्यादा है कि वो हाँ बोले। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाए
इस ट्रीटमेंट को कराने में 10% चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाएगी। बंदा घबरा जाएगा और वो हमेशा 100% चांसेस में मना करेगा। तो आप कौन सी साइड रखते हैं सामने, वो आपके हाथ में रहता है। और एक और एग्जांपल राइटर ने यहाँ पे दिया था, उसके अंदर ये था कि एक जगह पे भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा हुई जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो क्या हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 10,000 लोगों को बचा लिया गया, और उसी रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 लोग मारे भी गए, राइट। तो न्यूज़ वाले कैसे प्रेजेंट करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ नाकाम, 50 लोगों की हुई मौत, जबकि 10,000 लोग बचाए भी हैं भाई। वो कभी प्रेजेंट नहीं किया जाता कि 10,000 लोग बचाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। वो हमेशा नेगेटिव साइड प्रेजेंट करते हैं न्यूज़ वाले। तो ये समझना है कि आपको कौन सा कंटेंट प्रेजेंट करना है, आपकी ऑडियंस कैसी है, आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, राइट। तो थिंक फास्ट एंड स्लो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी है। अगला पॉइंट जो है उसमें लिखा था कि आप कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, इम्पैक्ट बायस बनना है। इम्पैक्ट बायस मतलब बनने का ना 2 चीज़ें बताई गई थी। एक तो पैरिस सिंड्रोम। पैरिस सिंड्रोम में क्या था कि जब लोग अपने ना वेकेशन प्लान करते हैं, वेकेशन प्लान करने में ना लोग सब चीज़ें पॉजिटिव सोचते हैं, मतलब कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, बर्फ़ गिरी होगी, कितना बढ़िया रहेगा, वो जो रूम होगा ना वहाँ से बैठने का व्यू अलग ही लेवल का होगा, और जो सर्विस मैं वहाँ पे करने वाला हूँ, जो मैं व्लॉग बनाऊंगा, जो मैं कुछ भी करूँगा वहाँ पे, वो सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। बट जब हम वहाँ पे जाते हैं, राइट, और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो कमी निकल आती है यार, गाड़ी बंद हो जाती है रास्ते में कई बार, राइट। आप बर्फ़ का एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ बारिश हो रही है, राइट। दोनों चीज़ें भी हो जाती कई बार, राइट। और कई बार गर्म पानी नहीं आता होता बाथरूम में, ये भी होता है, राइट। तो आप जब हमेशा पॉजिटिव सोच के जाते हैं ना, तो कई बार वो दिक्कतें हो जाती है, जिसको पैरिस सिंड्रोम बोला गया है यहाँ पे, राइट। तो जब भी आप वेकेशन प्लान करें तो हमेशा 100% पॉजिटिव ना सोचें यार, राइट। हाँ बिल्कुल, अच्छी ट्रिप अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली मन में रखना है, बट कुछ नहीं, कुछ चीज़ें खराब होंगी तो हमेशा ही सोचना है यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो ये पैरिस सिंड्रोम यहाँ पे समझाया है। अगला जो था इम्पैक्ट बायस में, इम्यून नेग्लेक्ट। इम्यून नेग्लेक्ट में क्या बताया गया कि अपने फ्यूचर के इमोशनल रिस्पॉन्सिव को बड़ा करके सोचना है, अपने फ्यूचर के इमोशनल रिस्पॉन्सेज को बड़ा करके सोचना है। अब मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में, राइट, और क्या है कि हर रिलेशनशिप एकदम से तो एक ही फ्लैट लेवल पर तो चलती नहीं है, कई बार डाउन भी होता है, कई बार अप होता है। तो जब डाउन जाती है ना, तो आपको ये सोचना है कि यार जब अच्छा चल रहा हो तो यार कभी ना कभी ये बुरा भी होगा, तो मुझे उसके लिए पहले रेडी रहना, राइट। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, फिर बाद में वापस आ जाएंगे, तो ज़्यादा प्यार रहता है, राइट। तो जब डाउन जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से सोच कर रखें यार एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, तो मुझे उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करना है। तो यहाँ पे इम्यून नेग्लेक्ट आता है कि आप पहले ही रेडी हो सिचुएशन के लिए, उस खराब सिचुएशन के लिए, कि हाँ मुझे उसको हैंडल करना है, और आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है उस टाइम पे और ज़्यादा, राइट। तो ये है इस बुक के पूरे 5 पॉइंट्स जो मैंने सीखे हैं। अगर आपको ये काम आए तो इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, और पैरिस सिंड्रोम से ज़रूर बचें, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली बैंगलोर की ट्रिप करी थी और उसका पैरिस सिंड्रोम बहुत बड़ा वाला हुआ उसमें। मैंने सोचा था बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट फिर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो चैलेंजेस मिल रहे हैं वो मुझे लाइफ में और आगे लेके जाने वाले हैं, राइट। तो आज का बुक व्लॉगिंग सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बुक व्लॉगिंग सेशन में एक और बुक के साथ में और कुछ और पॉइंट्स के साथ में, राइट। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।